प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11th की फिजिक्स की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मापन में त्रुटियों का संयोजन। पिछली क्लास में आपने त्रुटियों के बारे में पढ़ लिया है कि त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। अब हम इसके संयोजन के बारे में बात करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट के सेकंड चैप्टर का पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसके पहले हमने 2 पार्ट इसके मापन के पढ़े हैं, जिनमें कुछ एरर्स को हमने पढ़ा था, लेकिन एरर के कॉम्बिनेशन का मैंने कहा था एक अलग वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो एरर्स का किस तरह से कॉम्बिनेशन किया जाता है वो हम आज समझेंगे। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि योग में त्रुटियों का संयोजन किस तरह से किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन सम। 2 राशियों के भौतिक राशियों के अंतर में यानी घटाने में, डिफरेंस में किस तरह से संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है एरर्स का। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज प्रोडक्ट में, गुणा में त्रुटियों का संयोजन। चौथी चीज डिवीजन में, भाग में त्रुटियों का संयोजन। और 5वां घात में, यदि किसी समीकरण में पावर्स लगी हुई हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन कैसे एरर्स का होता है। हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से भी इनको समझेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अंत में एक ऐसा न्यूमेरिकल हम करेंगे जिससे सारी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए कि आपने डेंसिटी का मेजरमेंट किया, घनत्व का किया। तो घनत्व आप जानते हैं होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इन दोनों के अनुपात को, मास और वॉल्यूम के रेशियो को कहते हैं डेंसिटी। तो यदि किसी स्टूडेंट ने या किसी मापनकर्ता ने डेंसिटी को निकाला है, तो डेंसिटी के मान में यदि मास में कुछ एरर है और वॉल्यूम में एरर है तो इनका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। घनत्व के मापन में द्रव्यमान और आयतन के मापन में जो त्रुटि हुई है उसका संयुक्त प्रभाव पड़ेगा घनत्व के मापन में। तो इसे ही हम त्रुटियों का संयोजन कहते हैं, यानी घनत्व निकालेंगे तो द्रव्यमान और आयतन की त्रुटियों का कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सम में, योग में किस तरह से त्रुटियों का संयोजन होता है। मान लीजिए कि 2 भौतिक राशियां हैं ए और बी। इनकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये क्या है? एरर है। ये प्लस भी हो सकती, माइनस भी हो सकती। और बी प्लस डेल्टा बी है, जहां डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? निरपेक्ष त्रुटियां हैं। निरपेक्ष त्रुटियां पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। वास्तविक मान में से मापित मान को हम घटाते हैं। मापित मान यानी जो एवरेज होता है, जो औसत हो जाए, जो समांतर माध्य होता है। तो ये 2 राशियां हैं, उनके मापित मान हैं। तो इनका योग करेंगे तो योग मान लीजिए z है, तो z इज इक्वल टू a प्लस बी होगा। इसके मान में हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो वो डेल्टा z है। तो डेल्टा z कैसे निकलेगा? z प्लस माइनस डेल्टा z, इन दोनों को जोड़ देंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब a और b ये जुड़ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस b। ये प्लस माइनस कॉमन आ गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यदि इन दोनों की आप तुलना करें, इनको कंपेयर करें, तो z इज इक्वल टू तो a प्लस बी है। ये z की वैल्यू क्या है? a प्लस बी है। ये दोनों राशियों का योग है। और ये डेल्टा z की जगह लिखा है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब है z की वैल्यू तो a प्लस बी है, लेकिन डेल्टा z की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। इस z, डेल्टा z की जगह क्या लिखा है? ये लिखा है डेल्टा ए। इसका मतलब ये हुआ कि योग में जो मैक्सिमम एरर आएगा वो दोनों इंडिविजुअल जो इनके एरर्स हैं उनके सम के बराबर होगा। जो अलग अलग जो उनके एरर के मान है उनके योग, मतलब योग में जो त्रुटि होती है उनका योगफल होता है। तो ये हमारा रूल 1 हो गया कि योग में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। तो उसमें त्रुटियों को जोड़ना है। ये सारी चीजें काम आती हैं जब न्यूमेरिकल हम करते हैं, और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो किस तरह से आप एरर्स को जोड़ेंगे, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे वो नहीं कर सकते। अब हम अंतर की बात करते हैं। तो वही दो राशियां हमने ली हैं ए और बी, और इनकी मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, वी प्लस माइनस डेल्टा बी है। डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो इनका अंतर यानी घटाना, घटाना क्या है? ए माइनस बी है, वो जेड है। इसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या है? डेल्टा जेड है। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसमें से इसको घटाना है, यानी ये मापित मान जो है घटेंगे। तो ए प्लस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ये इनको करेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये ए माइनस बी आ गया, और प्लस माइनस डेल्टा ए, ये माइनस अंदर गया तो इस साइन को हम उल्टा कर देते हैं, माइनस प्लस डेल्टा बी। अब इनको हम कंपेयर करें तो z की जगह क्या लिखा है? a माइनस बी, ये माइनस बी है ही। डेल्टा z की जगह क्या लिखा है? ये डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, या माइनस प्लस डेल्टा b। तो अंतर में जो मैक्सिमम एरर आई वो क्या आई? डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस बी। यानी हम दो भौतिक राशियों का यदि योग कर रहे हैं तो भी उनकी त्रुटियां उनके अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होती हैं, और घटाने में भी, अंतर में भी त्रुटियों का क्या होता है? योगफल रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। गलती से हम क्या करते हैं? सवाल करते समय इन राशियों को घटाते हैं तो हम त्रुटि को भी घटा देते हैं। त्रुटि घटाने में घटती नहीं है, त्रुटियां क्या होंगी? जुड़ेंगी ही। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है। एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आएगा। ये हमारा रूल 2 आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। अंतर में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। मैंने कहा घटाना भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन एरर्स जो है वो जुड़ेंगी ही। जो कंसोलिडेटेड एरर आएगी वो उनके योगफल के बराबर आएगी। चलिए इसको उदाहरण से देख लेते हैं हम। यही उदाहरण, यही एग्जाम्पल्स, इसी तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस पर आधारित आप एक सवाल देखिएगा। दो वस्तुओं के मापित द्रव्यमान 40.9 प्लस माइनस 0.4 ग्राम और 120.9 प्लस माइनस 0.6 ग्राम है। इनका कुल द्रव्यमान क्या होगा? हमें टोटल निकालना है। तो हमने ये रूल 1 अभी पढ़ा, योग में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। कैसे करेंगे? m1 की वैल्यू हमको दी है 40.9 प्लस माइनस 0.4 ग्राम। m2 हमको दिया है ये 120.9 प्लस माइनस 0.6 ग्राम। अब हमने टोटल निकालना है कैपिटल M। तो कैपिटल M हमने क्या निकालेंगे? m1 प्लस m2। तो हमारे पास आएगा इन दोनों का योगफल 40.9 प्लस माइनस 0.4 ग्राम प्लस 120.9 प्लस माइनस 0.6 ग्राम। तो हम क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ लेंगे, हमारा फार्मूला ही वही था। तो 40.9 प्लस 120.9 ये हमने जोड़ा, और ये आया 0.4 प्लस 0.6। वेरी सिंपल, इनको जोड़ दिया तो ये 161, 120 और 40 160, और 0.9 1.8, तो 161.8 प्लस माइनस 0.6.4 1 हो जाएगा 1 ग्राम। तो टोटल एरर क्या आया? 1 ग्राम आया। इसका मतलब ये है, फिर से देखिएगा, 160 1.8 प्लस माइनस ये दोनों त्रुटियां जुड़ गई। तो यही रूल फॉलो हो रहा है, निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल में ये त्रुटियां भी जुड़ती हैं। तो ये 1 ग्राम आ गया। तो ये हमारी टोटल एरर आई 1.0। इस तरह से हमने कर लिया। अब हम एक अंतर का सवाल करते हैं। एक जल ऊष्मक में जल का प्रारंभिक ताप 30 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस है। उसे गर्म करने पर जल का ताप इंक्रीज होके 92 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जल के ताप में वृद्धि निकालना है। तो ताप में वृद्धि कैसे निकलेगी? जो बाद वाला ताप है, अधिक वाला ताप है, उसमें से पहले वाला ताप हम घटा देंगे, यानी हम माइनस कर रहे हैं। तो माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है इस समय? अभी ये T1 इक्वल्स टू 30 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस। T2 क्या है? 92 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ताप में वृद्धि डेल्टा T निकालेंगे तो T2 में से T1 को घटाएंगे, तो T2 की वैल्यू हम रख देंगे 92 प्लस माइनस 0.2, ये आ गई। ये होगा यहाँ पर डिग्री सेल्सियस।
ये क्या है, यहां से कॉपी पेस्ट हो गया, डिग्री सेल्सियस, और ये भी क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस है, तो इनमें से ये माइनस किया तो 92 में से 30 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन ये जो एरर्स हैं ये जुड़ेंगी, तो प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.6, तो ये क्या हो जाएगा, 92 में से 30 माइनस हुआ तो 62, और 0.2 और 0.6 क्या हो गया, 0.8। इसका मतलब है यहां जरूर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन त्रुटियों को क्या करेंगे हम, एरर्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 0.2 0.6 जुड़ेगा, तो 62 प्लस, ये गलती क्या करते हैं हम, इसमें से इसको घटा देंगे, ये रॉन्ग वे है। जब हम सोचते हैं कि हम संख्याओं को घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इसमें से ये सब माइनस होगा, तो माइनस यहां भी हो जाएगा, 0.6 माइनस का हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नियम क्या है, ये 0.2 और 0.6 को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एरर जो है हमेशा जुड़ती है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये घटेगी, जो वैल्यू है उसकी कंफर्म वो घटेगी, जो अनसर्टेनिटी है उसको हम जोड़ेंगे, ये अनसर्टेनिटी कहलाती है, 0.2 और 0.6। तो 92 में से 30 गया, 62 आ गया, ये ग्राम गलत है, ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, ये यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये इतना आ गया। तो हमारा रूल 2 फॉलो हुआ। अंतर में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। ये देखिए योगफल हो रहा है। अब हम गुणा में त्रुटि को जरा समझ लें, इसका भी हम बाद में सवाल करेंगे। दो भौतिक राशियां हैं ए और बी, और इनकी मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। निरपेक्ष त्रुटियां हैं डेल्टा ए और डेल्टा बी। जेड इक्वल्स टू ए बी में निरपेक्ष त्रुटि जेड हमको, डेल्टा जेड हमको निकालना है। तो ए इंटू बी है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या होगा, ये मापित मान पहली राशि का ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू ए का b में मल्टीप्लाई हुआ, ए बी आ गया, ए का फिर ये प्लस माइनस डेल्टा b में हुआ तो प्लस माइनस ए डेल्टा b आ गया। फिर हम डेल्टा ए का b में करेंगे तो b प्लस माइनस b डेल्टा ए, और इन दोनों का होगा, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये दो राशियां हैं, ये दो राशियां हैं, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में z इक्वल्स टू ए बी का भाग दे देंगे, यानी इस तरफ z का और इस तरफ ए बी का। z की वैल्यू क्या है, ए बी है, बात बराबर है, तो हम z का इस तरफ डिवाइड कर देंगे और ए बी से इस तरफ डिवाइड करेंगे। कैसे होगा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, z अपॉन z आ गया, डेल्टा z अपॉन z आ गया, ये ए बी है, ए बी के नीचे क्या आ गया, ए बी से भाग दे रहे हैं हम, ए बी आ गया, ये ए डेल्टा बी प्लस माइनस है, इसके नीचे ए बी आ गया, ये बी डेल्टा ए है, इसके नीचे ए बी आ गया, और इन दोनों के नीचे ए बी आ गया। ये ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहां बचेगा 1 डेल्टा z अपॉन z, और ये ए बी से ए बी कैंसिल हुआ 1। यहां देखिए, यहां भी ये ए से ए कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा डेल्टा बी अपॉन बी। यहां हमारा बी से ये बी कैंसिल हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए बचा, और इन दोनों डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी ये बचा। ये 1 से ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आएगा, ये जो क्वांटिटी है ये बहुत छोटी राशियां हैं, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी ये बड़ी राशि है, इसमें इसका भाग देंगे तो ये बहुत छोटी राशि है, तो इसको नगण्य मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो इसकी हम उपेक्षा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है डेल्टा जेड अपॉन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू ये डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो अब ये प्लस माइनस हटा दें तो अधिकतम जो मैक्सिमम त्रुटि आएगी, मैक्सिमम माने प्लस प्लस का, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड जो मैक्सिमम त्रुटि आई वो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आएगी। इसका मतलब ये है कि गुणा में जो अधिकतम त्रुटि है, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों में भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। यानी जब आप इसका सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बटे में आपको लेना पड़ेगा, तो ये जो अपॉन में आता है इनके योगफल के बराबर होती है। जब मैं इसका न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी।
भाग का और देख लेते हैं। भाग में भी आंसर यही आता है। कैसे आता है? ये दो मापित मान वही के वही हैं। भाग क्या होगा? a अपॉन बी होगा। इसमें निरपेक्ष त्रुटि z है, तो z प्लस डेल्टा z, यानी इसमें इस मापित मान में हम इसका भाग देंगे। तो ये इस तरह से हमने भाग दिया। अब हमने क्या करा, यहां से a कॉमन ले लिया। a जब कॉमन लेते हैं तो a का मतलब इसमें इस अंदर ब्रैकेट के a का क्या होगा? डिवाइड होगा। और नीचे से b कॉमन ले लिया तो b से डिवाइड होगा। a से a डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा और डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा। यहाँ b कॉमन लेंगे तो b से b डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा और डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? z का भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, z यानी a अपॉन b का। तो यहाँ z से डिवाइड किया तो z से z कैंसिल होगा। यहाँ a अपॉन b का भाग देंगे तो a अपॉन b से a अपॉन b कट जाएगा। देखिए z अपॉन ये z आ गया और डेल्टा z अपॉन z, और यहाँ a अपॉन b से भाग दिया तो ये कैंसिल हो गया। और ये जो ब्रैकेट है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये ऊपर गया, यहाँ पावर 1 की है तो यहाँ क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। अब 11th में एक बाइनोमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय। इस माइनस का यहाँ गुणा हो जाएगा, लगभग द्विपद प्रमेय, अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स की पावर n यदि है तो उसके स्टेप तो बहुत सारे होते हैं पूरी द्विपद प्रमेय यदि पढ़ी जाए तो, लेकिन अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल थ्योरम में ये जो ऊपर पावर होती है उसका दूसरे स्टेप में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो हम वो द्विपद प्रमेय लगाएंगे। ये तो 1 आ गया, यहाँ ये ब्रैकेट वैसे ही रहा, 1 का यहाँ इंटू होगा -1 का, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस प्लस हो गया। ये वो क्या है? बाइनोमियल थ्योरम ये है। द्विपद प्रमेय क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर यदि n है तो ये हो जाती है लगभग, यहाँ जो पावर रहती है वो सेकंड स्टेप में उसका गुणा हो जाता है, ये 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। यदि ये माइनस एन है तो ये हो जाएगी माइनस एन का इधर गुणा होगा तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। यानी 1 प्लस एक्स की पावर यदि -2 है तो -2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 माइनस 2x हो जाएगा। तो इस माइनस का गुणा हमने कर दिया। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में? ये जो हमारा आया ये बाइनोमियल थ्योरम से आ गया। अब हम इस 1 से इस 1 को क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा a अपॉन b, ये हमारा आएगा। अब ये जो राशि है ये बहुत छोटी राशि है, इसकी हमने क्या कर दी? उपेक्षा कर दी। उपेक्षा कर दी तो ये हट गया, 0 हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, इस तरह से हमारे पास आएगा। तो ये अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि ये हो जाएगी, यानी भाग में भी भिन्नात्मक त्रुटि अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। इसका हम अब एक सवाल घात का और कर लें। यदि पावर लगी हुई है, यदि राशि है z इक्वल टू a की पावर n और इसके मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a है, तो ये n का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, वही द्विपद प्रमेय से। तो हम क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे a की पावर n को, a को निकालेंगे, ये पावर तो लगी है तो a का a में भाग होगा तो 1 आ जाएगा और डेल्टा a का a में भाग होगा। n से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए द्विपद प्रमेय से, तो ये n डेल्टा a अपॉन a आ गया। अब क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों में z इक्वल टू a की पावर n का भाग दे देंगे। भाग देंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा z अपॉन z, 1 हो गया, और डेल्टा z अपॉन z यहाँ a की पावर n से डिवाइड हुआ तो ये बचा। अब 1 से 1 क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया, तो डेल्टा z अपॉन z क्या आएगा? n डेल्टा a अपॉन a। इसका मतलब ये यही एरर है। अधिकतम जो घात में संभावित त्रुटि होगी वो क्या होगी? डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, ये फार्मूला बन गया। पावर में यदि आपको एरर निकालना है तो पावर का आगे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, डेल्टा a अपॉन a। तो रूल 5 हमारा क्या हो गया? घात में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उस राशि में भिन्नात्मक त्रुटि की n गुनी होती है। इन जनरल एक फार्मूला इसका बनता है, ये बहुत यूज होता है और इसका सवाल भी आता है। यदि z इक्वल टू a की पावर p है, b की पावर q है और c की पावर r है, इसमें एरर निकालना है तो कैसे आएगी? ये फार्मूला है, पावर का आगे गुणा होता है,
तो डेल्टा z अपॉन z आएगा, ये p है पावर, p डेल्टा a अपॉन a, q डेल्टा b अपॉन b, ये नहीं आएगा, डेल्टा b अपॉन b, और r है ये, तो r डेल्टा c अपॉन c। इस तरह से इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब हम वो सवाल करते हैं एनसीईआरटी का। ये एग्जाम्पल है, प्रतिरोधक R इजिकल टू वी अपॉन आई में वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रतिरोध होता है। V इजिकल टू है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I इजिकल टू है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो R के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे निकलेगी? R की वैल्यू ये है, फार्मूला हमारा क्या है, भाग में डेल्टा Z अपॉन Z इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। तो R डेल्टा R अपॉन R ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। अब डेल्टा V अपॉन V अपन निकाल लेंगे, कैसे? डेल्टा V ये है, ये जो 5 दिख रहा है आपको, ये 5 है और ये कितना है 100 है, तो 5/100। यहाँ डेल्टा I कितना है 0.2, ये 10 है, 0.2 को हटाइए तो नीचे 100 हो जाएगा, 5/100 प्लस 2/100, तो डेल्टा R बटे R आ जाएगा 100, एलसीएम आ गया 7/100। इसका मतलब है प्रतिशत त्रुटि यदि निकालना है तो 100 का इंटू कर देंगे, तो 7/100 गुणित 100 यानी 7%, तो बड़ी इजीली ये निकल गई, 7% आ जाएगा। यानी अपॉन में डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन, यही गुणा का फार्मूला है, यही भाग में निकालने का फार्मूला है। तो ये रूल कौन सा लगाया हमने? चौथा, भाग में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों में भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। ये मैं सवाल कह रहा था, ये लास्ट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कैसे निकालेंगे? एक भौतिक राशि P 4 मापित राशियों A, B, C और D से इस प्रकार संबंधित है कि P बराबर A⁻3 B स्क्वायर D अंडर रूट C। ठीक है, A, B और C, D की मापों में प्रतिशत त्रुटियां 1%, 3%, 4% और 2% है। तो P के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये हमको प्रतिशत त्रुटियां ही दी हैं इनटू 100 में। तो देखिए हमें दिया क्या है, जरा ये समझ लीजिए। ये डेल्टा A अपॉन A प्रतिशत त्रुटि दी है। यदि ये एक अकेली दी होती तो ये डेल्टा A अपॉन A की वैल्यू है, परसेंट में है तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 दिया है 1%, डेल्टा B अपॉन B दिया है इंटू 100 दिया है 3%, डेल्टा C अपॉन C दिया है इंटू 100 4%, डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 दिया है 2%। ये प्रतिशत त्रुटियां A, B, C, D की दी हैं। तो A, B, C, D की त्रुटि क्या होगी? डेल्टा A अपॉन A। अब हम ये जो दिया है फार्मूला क्या है हमारा, ये है, इसमें ये A नहीं है, डेल्टा V अपॉन B प्लस R डेल्टा C, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो कैसे आएगा? डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, परसेंटेज एरर निकालना है, इनसे 100। अब यहाँ क्या होता है, घात का आगे गुणा हो जाता है पावर का आगे, तो 3 आगे होगा और डेल्टा अपॉन A इंटू 100। फिर यहाँ क्या आएगा? प्लस 2 आगे आएगा, डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस C के ऊपर कितना है? रूट है, अंडर रूट है, अंडर रूट यानी पावर होती है 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगी, डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस D के लिए एरर क्या निकालेंगे? डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। अब ये सब वैल्यूज हमें दी हुई हैं तो हम इनकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या दी है? 1%, तो 3 इंटू 1%। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या दी है? 2 इंटू 3%, 3% रख दिया। 1/2 डेल्टा C अपॉन C की वैल्यू कितनी दी है? 4%, 4% रख दी हमने। और डेल्टा D अपॉन D की वैल्यू क्या दी है? 2%, तो 1 इंटू 2%। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए, 3% आ गया, 2 3 6% आ गया, ये 2 दूनी 4, 2 से कट गया, 2% आ गया, ये 2% आ गया, तो 3 और 6 9 और 2 11 और 2 13%। इस तरह से 13% इसकी टोटल एरर आ गई। तो ये सवाल बहुत पूछा गया है। इसको करने का तरीका यही है कि जितनी पावर्स लगी हुई हैं वो पावर आगे आ जाती हैं, चाहे वो अपॉन में संख्याएं लिखी हो चाहे ऊपर लिखी हो, यानी अंश में हो या हर में हो, ये फार्मूला लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरा कहना ये है कि 4 फार्मूले 5 फार्मूले आपको याद रखना है। पहला, योग में त्रुटियों का संयोजन, दोनों त्रुटियां जुड़ जाएंगी। अंतर में भी त्रुटियों का संयोजन करेंगे तो
दोनों त्रुटियां निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ जाएंगी। गुणा में ये अपॉन में भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। भाग में भी भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। ये चार चीजें हमने पढ़ी। और पांचवा हमने सीखा घात में कि घात का आगे क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू n डेल्टा a अपॉन a। जितनी पावर लगी है उसका आगे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इन जनरल इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। कौन सा? यदि ये इस तरह का है ए पी बी की पावर क्यू सी की पावर आर, तो पी का आगे मल्टीप्लाई होगा। यहां क्यू पावर है तो क्यू का आगे मल्टीप्लाई होगा। यहां आर है पावर में तो आर का आगे मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने त्रुटियों का संयोजन किया और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। विद्यार्थियों, अब आपको ये करना है कि समय सारणी जो आपको दी गई है उसके आधार पर आपको अध्ययन करना है। अपनी पुस्तक के भाग 1 के पृष्ठ क्रमांक 26 से 28 का अवलोकन अवश्य करें। धन्यवाद। आज के चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे विमीय सूत्र और विमीय समीकरण का। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र कैसे बनते हैं इसके बारे में बात करेंगे। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को समझेंगे और कुछ विमीय विश्लेषण से संबंधित कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, उनको हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, विमा पर बात करेंगे कि डायमेंशन होती क्या है। इससे पहले कुछ चैप्टर को रिकॉल करना पड़ेगा। आपने फर्स्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा है। भौतिक राशियां दो तरह की होती हैं, इनसे आप परिचित हो चुके हो। एक मूल राशियां कहलाती हैं और दूसरा प्रकार उनका है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़ ली हैं, वो 7 होती हैं और 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और 2 पूरक मूल राशियां, एक समतल कोण और एक घन कोण। इनके बारे में आपने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ लिया है, क्योंकि हमें आगे का चैप्टर इसी से बढ़ाना है। विमाओं को आप इसी से समझेंगे कि क्या विमा होती है, क्या विमीय सूत्र होता है, विमीय समीकरण क्या है और विमीय समीकरण के उपयोग यूजेस किस तरह से किए जाते हैं। तो देखिए, हमने ये जाना कि डेराइव्ड क्वांटिटीज जैसे क्षेत्रफल है उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं क्योंकि ये मूल राशियों से उत्पन्न हुई हैं। क्षेत्रफल लंबाई, आयतन भी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई से उत्पन्न हुआ। इसी तरह से चाल, घनत्व, बल, वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, 7 मूल राशियों को छोड़कर बाकी जितनी क्वांटिटीज आप फिजिक्स में देखते हैं वो सारी कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए, क्षेत्रफल के मात्रक को यदि हमें निकालना है तो लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। यानी हम लंबाई के मात्रक पर 2 घात लगाकर क्षेत्रफल के मात्रक को निकाल सकते हैं। यानी क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं लंबाई का वर्ग। लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई का मात्रक भी वही है जो चौड़ाई का मात्रक है, मीटर है, तो हम क्षेत्रफल को लिख सकते हैं लंबाई का वर्ग। यानी क्षेत्रफल के मात्रक को लंबाई के मात्रक पर आप 2 घातांक लगा के, 2 पावर लगा के आप व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए क्षेत्रफल की विमा लंबाई में क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। तो ये जो पावर लगी हुई है, ये जो घात लगी हुई है, लंबाई के यूनिट पर आप जो घात लगाएंगे वो घात कहलाती है विमा। इसी तरह से आयतन को हम लिख सकते हैं, आयतन का यूनिट यदि हमको निकालना है तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम लंबाई के मात्रक को 3 बार लिखेंगे, मीटर गुणित मीटर गुणित मीटर, इस तरह से वो घन मीटर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं लंबाई के ऊपर 3 घात लगाकर हम इसको लिख सकते हैं। तो आयतन के मात्रक को लंबाई के मात्रक पर हमने 3 घात लगाई, इसलिए आयतन में की विमा लंबाई में कितनी है, 3 है। इसी तरह से चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं,
चाल कहते हैं। आगे आने वाले चैप्टर में आपको चाल, वेग आदि को पढ़ना है। तो अब इसका यदि हमें विमा ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, दूरी का मतलब होता है लंबाई, लेंथ, दूरी का मात्रक भी वही होगा जो लंबाई का मात्रक होगा, और टाइम का मात्रक। लेंथ और टाइम ये दोनों मूल राशियां हैं, तो इनके मात्रकों पर हम समय को ऊपर ले गए तो समय के ऊपर क्या हो जाएगा, -1 लग जाएगा, और लंबाई के ऊपर 1 रहेगा। तो यहाँ पर लंबाई में इसकी विमा +1 है और समय में इसकी विमा -1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाल की विमा लंबाई में 1 और समय में -1 है। तो अब हम इसको डिफाइन कर देते हैं। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को क्या कहते हैं, उस राशि की विमाएं कहते हैं। ये विमा की परिभाषा है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक की जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस राशि की क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। अब हम विमीय सूत्र पे बात करते हैं। देखिए 3 चीजें अलग अलग हैं, विमा अलग है, विमीय सूत्र अलग है, और विमीय समीकरण अलग है। विमीय सूत्र और विमीय समीकरण में जरा सा अंतर है। विमीय सूत्र यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या परिभाषा लिखेंगे उसकी, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध बताने वाले व्यंजक को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। और इसको हमेशा हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं, गुरु या बड़े कोष्टक में इसको लिखा जाता है। विमीय सूत्र क्या, व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध जो सूत्र बताता है वो विमीय सूत्र है, बड़े ब्रैकेट में लिखाता है। हमें अब आगे चल के हम बहुत सारी राशियों के विमीय सूत्र निकालेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि विमीय सूत्र किस तरह से लिखते हैं और विमीय समीकरण किस तरह से लिखते हैं। जैसे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है, क्षेत्रफल का अभी हमने विमा देखी, लंबाई के ऊपर 2 घात लगी थी, तो यहाँ L के ऊपर कितनी घात लगी है, 2। M 0 है, M के ऊपर पावर 0 है, T के ऊपर पावर 0 है। किसी भी विमीय सूत्र को लिखने के लिए यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में M, L और T इन 3 चीजों को लिखा जाता है। M द्रव्यमान, मास होता है, तो मास का जो मात्रक है द्रव्यमान का उसकी जगह हम कैपिटल M लिखते हैं। टाइम का जो मात्रक होता है उसकी जगह हम कैपिटल T लिखते हैं। चूंकि क्षेत्रफल में ना तो द्रव्यमान है और ना ही समय आता है, केवल लंबाई आती है, लेकिन विमीय सूत्र लिखते समय इन तीनों क्वांटिटीज को, ये तीनों लेटर्स को आपको लिखना पड़ता है, भले ही वो उस भौतिक राशि के विमीय सूत्र में आ रही हैं या नहीं आ रही। क्षेत्रफल का हो गया। ऐसे ही आयतन का, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो L3 आया, L के ऊपर पावर 3, तो ये लिखाएगा M की पावर 0, L की पावर 3 और T की पावर 0। अब इसकी विमा यदि टोटल निकालना है आपको, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आयतन की में विमाएं मूल मात्रकों की कितनी हैं, तो देखिए M के ऊपर यहाँ 0 लगा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि आयतन की विमा द्रव्यमान में 0, लंबाई में 3 और समय में 0 है। घनत्व का विमीय सूत्र होता है ML-3 T0, L के ऊपर -3, L की पावर -3, क्योंकि घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन जब नीचे आता है तो L3 को हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। आगे हम इस सूत्र को बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम 7 मूल राशियों के विमीय सूत्र को किसी तरीके से लिखते हैं। वो तरीका क्या है, वो ये देखिए, ये लिस्ट है। द्रव्यमान के मात्रक को आपको लिखना है, विमीय सूत्र में यूज करना है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल M लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में इसको मास कहते हैं। लंबाई को कैपिटल L लिखेंगे, लेंथ बोलते हैं इसको। समय को कैपिटल T लिखेंगे, बड़े कोष्टक में ही विमीय सूत्रों को लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ताप का मात्रक आप जानते हैं केल्विन होता है, तो इसको हम कैपिटल K लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो हम विद्युत धारा के मात्रक की जगह विमीय सूत्रों में जो यूज करते हैं वो कैपिटल A करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, तो CD स्मॉल में लिखते हैं, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है तो MOL लिखते हैं। अब विमीय सूत्र लिखते समय 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। विमीय सूत्र का मतलब समझ में आ गया, MLT वाले सूत्र, खास तौर से मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूं।
मैं यांत्रिकी की बात कर रहा हूं, उसमें इन 3 से हमें मतलब है। सारे सूत्र आएंगे उनमें ये 3 चीजें आएंगी, MLT। तो MLT वाले जितने फार्मूले हैं वो कहलाते हैं विमीय सूत्र। जब आप ऊष्मागतिकी में जाएंगे या ऊष्मा को पढ़ेंगे, हीट को पढ़ेंगे, तब टेम्परेचर वाली राशियां आएंगी तो वहां K का यूज होगा विमीय सूत्रों में। जब आप 12th में पहुंचेंगे तो आप करंट को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को, तो वहां A का यूज होगा। हालांकि आपके बुक में सारे विमीय सूत्र निकालने का तरीका दिया हुआ है, तो ये सारी राशियां आपको आगे चल के समझना है। लेकिन विमीय सूत्र में 2 बातें आपको लिखते समय ध्यान रखना है, वो ये हैं, किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को इस फॉर्म में लिखते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। m के ऊपर जो घात होती है पावर a, l के ऊपर b और t के ऊपर c पावर आएगी। यानी यहां यदि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के ऊपर जितनी घात आ रही है वो आएगी, द्रव्यमान के मात्रक के ऊपर। लंबाई है तो लंबाई के ऊपर आएगी, और टाइम है तो टाइम के ऊपर आएगी। इनमें से जो नहीं है उस भौतिक राशि में, यदि कोई मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं है तो उसकी घात क्या लिखी जाती है? 0 लिखी जाती है। दैट्स वाई जब क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हमने लिखा तो हमने इसको लिखा m0 L2 T0, क्योंकि क्षेत्रफल में ना तो द्रव्यमान है और ना इसलिए, लेकिन आपको लिखना ये इसी फॉर्मेट में है। कई जगह जब हम विमीय विश्लेषण करते हैं तो हमें केवल इस 2 की जरूरत होती है तो हम वो भी लिख देते हैं, लेकिन कंप्लीट विमीय सूत्र MLT फॉर्म में लिखा जाता है, भले ही वो मात्रक उस भौतिक राशि में शामिल हैं या नहीं है तो उनके ऊपर घात 0 लगाइए। जैसे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हमने एक बार और देख लेते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई से बनाया L × L। लेंथ का मात्रक मीटर होता है और ये विड्थ का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है, तो L2 आएगा। लेकिन इसका कंप्लीट कैसे लिखाएगा? m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0, m0 L2 T0। इस तरह से हम लिखेंगे। उसी तरह से अब हम विमीय समीकरण की बात करते हैं। देखिए माइनर सा डिफरेंस है डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूले में। देखिए यदि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र, यहां समीकरण की जगह क्या आएगा? सूत्र आएगा। विमीय सूत्र जो हमने अभी बताया था आपको, जैसे क्षेत्रफल का बताया था, विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाला जो समीकरण होता है वो कहलाता है उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण। अब इस बात को समझ लीजिए, जैसे एरिया का विमीय सूत्र हमने लिखा m0 L2 T0। यदि मैं इसके बाईं तरफ एरिया का संकेत कैपिटल A लिख दूं तो यह विमीय समीकरण बन जाएगा। यदि मैं आयतन का विमीय सूत्र लिख रहा हूं और उसके लेफ्ट हैंड साइड मैं V लिख दूं वॉल्यूम, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0, तो ये कहलाता है विमीय समीकरण। जब हम उस क्वांटिटी के संकेत को जिससे डिनोट करते हैं उसको हम बराबर में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? विमीय समीकरण। देखिएगा ये आयतन का विमीय सूत्र है, m की पावर 0, l की पावर 3 और t0, m0 L3 T0। लेकिन इसका विमीय समीकरण क्या होगा? हम आयतन को क्या कहते हैं? इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। तो बड़े कोष्टक में यदि मैं यहां v लिख देता हूं और बराबर में ये विमीय सूत्र लिख देता हूं, इस तरह से लिखना ये विमीय समीकरण है, ये डायमेंशनल इक्वेशन है। और इस तरह से अकेले सूत्र को एक ब्रैकेट में लिखना, बड़े ब्रैकेट में, ये विमीय सूत्र है। उस भौतिक राशि का आप बराबर के इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड यदि उसका संकेत शामिल कर देते हैं तो वो विमीय समीकरण कहलाता है। जैसे घनत्व होता है, अभी हमने समीकरण बनाया था, निकला कैसे है वो समझ लीजिए। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसका विमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो m आएगा कैपिटल M, और आयतन का विमीय सूत्र ये ऊपर लिखा हुआ है। हम अभी यहां केवल L3 लेंगे, जब इसको कंप्लीट बना लेंगे तो इसमें T भी शामिल कर देंगे। अब इस L3 को आप जब ऊपर ले जाएंगे तो L के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? -3 की हो जाएगी। लेकिन इसमें T नहीं है तो T के ऊपर क्या लिखाएगा? 0 लिखाएगा। ये घनत्व का विमीय सूत्र है। चूंकि घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, यदि मैं इसके यहां बाजू में D लिख देता हूं, घनत्व का विमीय समीकरण हो जाएगा वो। यदि D लिख दूं डेंसिटी इक्वल्स टू m0 L3 T0,
तो ये कहलाएगा विमीय समीकरण। अकेला ये लिखूंगा तो विमीय सूत्र, और डी बराबर लिखूंगा तो ये कहलाएगा विमीय समीकरण। तो आपको विमा, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। अपनी कॉपी में इन चीजों को नोट करिएगा। अब हम कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकाल के देखते हैं कैसे निकलते हैं। पहली हमारी क्वांटिटी है चाल। नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तब आपको वेग भी पढ़ना है, चाल भी पढ़ना है, एक समान गति पढ़ना है, सरल रेखीय गति। कुछ क्वांटिटीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी जो आगे के चैप्टर्स में आपको आएंगी। आपको उनको सुन के घबराना नहीं है। देखिए पूरी फिजिक्स में वो क्वांटिटीज आएंगी और धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी आपको वो चीजें समझ में आती जाएंगी। अभी उनके फार्मूले आप कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। टाइम का सेकंड होता है, उसकी जगह क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। अब ये टी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो टी के ऊपर यहां +1 घात है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। तो चाल का विमीय सूत्र क्या हो गया, एल टी -1, एल टी की पावर -1। लेकिन कंप्लीटली इसको कैसे लिखेंगे, m0 एल टी -1, एम की पावर 0 एल टी -1। ये चाल का विमीय सूत्र है। यही वेग का भी विमीय सूत्र है। देखिए बहुत सारी ऐसी राशियां होती हैं जिनके विमीय सूत्र बराबर रहते हैं, एक से रहते हैं, और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो विमाहीन राशियां कहलाती हैं, जिनमें जब आप विमीय सूत्र निकालें एम, एल और टी तीनों के ऊपर पावर 0 आ जाए वो कहलाती है विमाहीन राशि। जैसे एक राशि है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप भी लेंथ होती है और त्रिज्या भी लेंथ होती है, तो ऊपर भी एल आता है और नीचे भी एल आता है, तो एल के ऊपर क्या आ जाता है 0, लिहाजा उसका जो विमीय सूत्र बनता है वो बनता है m0 l0 t0। तो ये विमाहीन राशि है। कोण क्या है, विमाहीन राशि है। ऐसे ही एक विकृति राशि होती है। तो हम दूसरा सूत्र बनाते हैं अभी, त्वरण। त्वरण नेक्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ना है, 9th में लेकिन आपने पढ़ा है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ऊपर वेग आ रहा है, नीचे समय आ रहा है। अब वेग का या चाल का विमीय सूत्र क्या है, ये है। तो अब इसके ऊपर में हम क्या रख देंगे, lt -1, और नीचे टाइम है तो ये क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब इस टाइम को आप ऊपर ले जाएंगे, भाग में घातें, घात जब ऊपर जाती है तो वो ऋणात्मक हो जाती है। नीचे यदि ऋण है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, नीचे यदि प्लस की घात है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ +1 है, कुछ नहीं लिखा है घात में, आपने ये गणित में इतना तो आप जानते हैं, कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है पावर कितनी लगी है, 1 लगी है। तो हमारा 1 ऊपर गया तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। तो कंप्लीट सूत्र क्या लिखाएगा त्वरण का, m0 lt -2। अब हम तीसरी क्वांटिटी देखते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। न्यूटन का जब आप दूसरा नियम पढ़ेंगे तो ये बड़ा प्रसिद्ध नियम है और ये डेरिवेशन परीक्षा में पूछा जाता है कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखिए एवं इसके आधार पर सिद्ध कीजिए F बराबर ma। F बराबर ma का मतलब फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स निकालने के लिए ये फार्मूला है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब यहां त्वरण का विमीय सूत्र हम निकाल चुके हैं, वो ये है। हमें बल का निकालना है, तो आपको पता है द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल M लिखते हैं, तो ये कैपिटल M आ गया। त्वरण का विमीय सूत्र क्या आया, lt -2। यहाँ M आ गया था इसलिए हमने इसको पूरा नहीं लिखा, M की पावर 0 नहीं लिखा क्योंकि M 1 आ गया। तो ये कंप्लीट फार्मूला क्या आ गया, m lt -2। बल का फार्मूला आ गया, विमीय सूत्र m lt -2, m के ऊपर 1, l के ऊपर 1, t के ऊपर -2। इसी तरह से संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान का क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। वेग का, ये जो चाल का विमीय सूत्र है वही काहे का है, वेग का। तो m lt -1, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा m lt -1 संवेग का। कार्य का निकालें, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल का हमने ऊपर निकाल लिया, ये निकाल लिया, m lt -2 बल का हम रख देंगे। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन दूरी जैसा ही है। नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है उसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा कि बल, दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है। विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। निर्दिष्ट दिशा में
स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट माने दूरी जैसा ही है, उसका परिमाण दूरी ही होता है, तो उसको भी हम लेंथ मानेंगे तो एल आ गया। अब इसका आप गुणा करके देखिए, एल का एल में जब आप गुणा करेंगे तो एल के ऊपर हमारी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये 1 और ये 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो कार्य का विमीय सूत्र होगा mL2T-2। नेक्स्ट कुछ और क्वांटिटीज के हम निकाल लेते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अभी हमने कार्य का विमीय सूत्र निकाला, वो आया था mL2T-2। समय के स्थान पर क्या रख दिया, t रख दिया। अब आपको पता है ये +1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इस t के ऊपर कितनी घात हो जाएगी, -3 की हो जाएगी। तो हमारा शक्ति का विमीय सूत्र आ जाएगा mL2T-3। नेक्स्ट निकालें दाब, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का भी हम पहले निकाल चुके हैं, बल का होता है mLT-2, तो ऊपर mLT-2 आएगा, नीचे क्षेत्रफल का क्या होता है L⁻², L², ये ऊपर जाएगा। अब यहां पर प्लस का 1 है और ये 2 है, तो 1 में से 2 घटेंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दाब का mL-1T-2। ये हमारा दाब का विमीय सूत्र आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिएगा इस चैप्टर में बहुत सारी राशियों के नए नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप 10th से अभी 11th में आए हैं, जड़त्वाघूर्ण आपको नहीं पता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप आगे जैसे जैसे जाएंगे आपको ये सारी क्वांटिटीज का मतलब, इनकी डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। घूर्णन गति का ये मैटर है जड़त्वाघूर्ण। तो जब आप घूर्णन गति में जाएंगे, रोटेशनल मोशन में जाएंगे, क्योंकि आपको अगले चैप्टर से मोशन पढ़ना है, गति पढ़ना है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में गति पढ़ेंगे, फिर प्रक्षेप गति पढ़ेंगे, वृत्तीय गति पढ़ेंगे, घूर्णन गति पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी क्वांटिटी आएंगी, कोणीय संवेग आएगा और जड़त्वाघूर्ण आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जड़त्वाघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग। अब हम विमीय सूत्र बनाएं तो द्रव्यमान की जगह क्या लिखें, M लिखें, दूरी की जगह क्या लिखें, L लिखें, और स्क्वायर लगा हुआ है तो L के ऊपर लगा दें स्क्वायर। तो mL⁻², लेकिन कंप्लीट कैसे लिखेंगे, t नहीं है लेकिन उसको भी लिखेंगे तो t के ऊपर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तो mL2T0। अब देखिए जो हमने शुरू में बात करी विमा की, यदि आपसे पूछा जाए कि जड़त्व आघूर्ण में मूल राशियों की विमाएं क्या हैं, तो ये m के ऊपर 1 है, L के ऊपर 2 है, T के ऊपर 0 है, तो जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या होगी, 1 2 0। इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान में जड़त्व आघूर्ण की विमा 1 है, लंबाई में 2 है और समय में क्या है, 0 है। घात को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए, उनको क्या कहते हैं, उन घातों को विमा कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है शक्ति की विमाएं क्या क्या हैं, शक्ति में मूल मात्रकों की विमाएं क्या क्या हैं, तो आप कहेंगे द्रव्यमान में 1, लंबाई में 2 और समय में -3 है। 1 2 -3, यहां 1 -1 -2। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका विमीय समीकरण यदि लिखना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I कहते हैं, तो I बराबर हम लिख सकते हैं mL2T0। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बढ़ते हैं, इसको ही आगे बढ़ाते हैं। विमीय जो विश्लेषण है, जो विमीय समीकरण हमने निकाले, उसके कौन कौन से उपयोग हैं, इसके उपयोग के जो प्रश्न हैं, जो एग्जाम्पल हैं, इसके आधार वही परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 विमीय विश्लेषण के 4 उपयोग हैं। कौन कौन से, पहला है किसी भी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, ये जांच करना कि ये समीकरण गलत तो नहीं है। देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, कोई भी भौतिक समीकरण की हम शुद्धता की जांच करते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, विमीय विश्लेषण के कुछ सीमाएं हैं। वो सीमाएं ये हैं कि जब हम शुद्धता की जांच करते हैं तो कोई एक भौतिक समीकरण विमीय विधि से जांच करने में शुद्ध पाया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि वो भौतिक समीकरण भौतिकी की दृष्टि से सही ही हो, लेकिन ये जरूर पता चल जाता है डायमेंशनल एनालिसिस से कि ये समीकरण गलत है। ये बात आप ध्यान रखना, जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो पहला यह है कि जांच करना शुद्धता की, दूसरा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, कोई भी भौतिक समीकरण हम बना सकते हैं, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना। आपने पढ़ा है CGS सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है, SI सिस्टम होता है। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम चेंज करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूले से चेंज कर सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, ये चारों उपयोगों को अपनी कॉपी में नोट करिए। प्रश्न आता है कि विमीय समीकरण किसे कहते हैं, विमीय समीकरण के 4 उपयोग लिखिए। तो ये उपयोग आपको लिखना पड़ेंगे, इनको बारी बारी से हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला जो उपयोग है उसका पहला एप्लीकेशन है भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना। इसको कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं, या भौतिक समीकरण की विमीय संगति की जांच करना। आपकी बुक में ये विमीय संगति शब्द लिखा हुआ है। तो देखिए एक नियम होता है विमीय समांगता या विमाओं की समघातता का सिद्धांत। इस नियम का मतलब यह है कि किसी भी भौतिक समीकरण में समान विमा वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। वही राशियां जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं जिनकी विमाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि कोई समीकरण है v बराबर u प्लस 80 है मान लो, तो u में 80 जुड़ा हुआ है। ये तभी सही हो सकता है जब u यानी प्रारंभिक वेग और a और t की विमाएं बराबर होंगी, तभी जुड़ेगा, और या तभी घट सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। यदि कोई भौतिक समीकरण विमीय दृष्टि से सही है तो जब हम उसको जांच करेंगे तो उसके दोनों पक्षों में विमाएं रखकर देखेंगे, विमीय सूत्र रखकर देखेंगे। यदि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर आ रही हैं तो वो समीकरण विमीय दृष्टि से सही होता है। इसीलिए हम जब जांच करते हैं, शुद्धता की जांच करते हैं, तो दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करते हैं। यदि प्रत्येक पद में, किसी भी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद में विमाएं समान हैं, घातें बराबर हैं, तो वह समीकरण विमीय दृष्टि से क्या माना जाता है, सही माना जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से करके देखते हैं। हमारा ये एग्जाम्पल है कि क्या यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, 1/2 mv स्क्वायर बराबर mgh। आपने 10th में और 9th में ये दोनों समीकरण पढ़े हैं, और आगे 11th में भी आप जब कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इनको समझेंगे। मैं आपको बता देता हूं, हालांकि आपको पता है। हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा होती है और mgh स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये समीकरण ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के किसी स्थिति में बराबर है। हमें ये जांच करना है कि ये वाला समीकरण डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझ लें कि इसमें राशियां ये कौन कौन सी हैं, इनकी विमाएं हमको पता होना चाहिए। ये द्रव्यमान है तो m की विमा क्या होती है, कैपिटल M। v क्या है, वेग है। वेग की विमीय सूत्र हमने अभी निकाली थी, तो वो विमा क्या होती है, LT-1। ये वेग का विमीय सूत्र है। अब हम यहां पर कैपिटल M की ऊपर 0 नहीं लिख रहे हैं, जहां आवश्यक होगी वहां हम लिखेंगे। LT-1 है। दूसरी तरफ देखिए G है, G को कहते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ये भी आपको गुरुत्वाकर्षण में पढ़ना है। G बराबर 9.8 होता है गुरुत्वीय त्वरण। स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो जी की विमा क्या होती है, जो त्वरण की विमा है वही गुरुत्वीय त्वरण की विमा होगी, LT-2। h का मतलब है हाइट, तो h हाइट यानी लेंथ। हाइट को हम किस में नापेंगे, मीटर में, तो इसकी विमा क्या होगी, L। अब हम दोनों पक्षों में ये विमीय सूत्र, ये विमाएं रखकर देखेंगे। यदि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर आ रही हैं तो ये समीकरण विमीय दृष्टि से क्या होगा, सही होगा। तो देखिए बाएं पक्ष की लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, हाफ mv स्क्वायर। हमने 1/2, ये संख्या है, ये संख्या है, तो इसकी कोई विमा, इसको कुछ नहीं लिखना आपको, इसकी कोई विमा नहीं है, विमाहीन। ये एक नियतांक लगा हुआ है, संख्या लिखी हुई है, तो उससे आपको मतलब नहीं। आपको मतलब है mv स्क्वायर से, और इस तरफ आपको मतलब है mgh से। तो अब आप इसका विमाएं रखिएगा। तो स्मॉल m की विमा क्या रखी है हमने, कैपिटल M। v
वेग की विमा रखी LT-1 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो हमने यहां स्क्वायर लगा दिया। अब आपको घातांक का नियम पता है, x की पावर m की पावर n होता है x की पावर m इंटू n। यदि घात के ऊपर घात है तो दोनों को क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहां 2 ऊपर लगा हुआ है, यहां आपको पता है एक घात है प्लस की, तो इस 2 का अंदर गुणा होगा तो ये आएगा m l की पावर 2 का 1 में गुणा हुआ 2 और 2 का -1 में हुआ तो -2। तो ये आया हमारे पास बाएं पक्ष में m l की पावर 2 t की पावर -2, ml2t-2। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है। राइट हैंड साइड में mgh है, तो mgh में m की विमा हमने रखी, g की विमा हमने रखी LT-2 और h की विमा रखी हमने l। अब आप इसको गुणा कर लीजिएगा, तो l का इस l में गुणा होगा तो l की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ml2t-2, इस तरह से आ जाएगा। देखिए हमने इसको रखा, इन तीनों मानों को रखा तो l का l में गुणा किया तो हमारा आया ml की पावर 2 t की पावर -2। अब इन दोनों को देखिए, आप इन दोनों को देखिए तो देखिए LHS में m के ऊपर 1 है, यहाँ m के ऊपर +1 है, l के ऊपर यहाँ 2 है, यहाँ l के ऊपर 2 है, यहाँ -2 है t के ऊपर, यहाँ t के ऊपर -2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर हैं। दोनों पक्षों में जितने पद होते हैं उन सभी पदों की विमाएं बराबर होना चाहिए, तब भौतिक समीकरण विमीय दृष्टि से क्या होता है, शुद्ध होता है या करेक्ट होता है। तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, इसलिए यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। इसे भी आप करके देखें, अपनी कॉपी में नोट करें।